अभिनव झा की सनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देख रहे थे टैक्स ऑफ आईसीडीएस, इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड का हम लोग टेक्स्ट देख रहे थे। इसमें हम लोग आईसीडीएस 4 के टेक्स्ट के बारे में देखते हैं। हमारा आईसीडीएस 4 है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्कोप के बारे में। सिर्फ 3 केस में रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के बारे में डील करता है ये स्टैंडर्ड, वो भी अगर ऑर्डिनरी कोर्स में बिजनेस अराइज हुआ है तो। ये 3 केस कौन कौन से हैं? सेल्स ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, यूज़ ऑफ रिसोर्सेस बाय अदर्स। ठीक है, अगर दूसरे को आप अपना रिसोर्सेस यूज़ करने के लिए देते हो तो या तो आपको इंटरेस्ट मिलता है अगर फंड दिए हो तो, या फिर रॉयल्टी के फॉर्म में मिलता है अगर आपने किराया विराए पे लगाया है तो, अदरवाइज डिविडेंड मिलता है। तो यूज़ ऑफ रिसोर्सेस बाय अदर्स, यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड्स, तो ये 3 केस को यहाँ पर डील किया जाएगा। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के कंसेप्ट में यहाँ पर 3 स्कोप यहाँ पर आता है। ठीक है, मतलब पहला हमारा क्या था कि गुड्स के बेचने पर, दूसरा सर्विस के रेंडर करने पे, और अगर आपके फंड या रिसोर्सेस का कोई अदर को इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट, डिविडेंड या रॉयल्टी जनरेट होता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसके रिस्पेक्ट में ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के बारे में हमें बताता है। ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन से मतलब ये उस आईसीडीएस मतलब रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन से डील नहीं करता है जिसके रिस्पेक्ट में अलग से सेपरेट कोई आईसीडीएस इशू किया गया है। हम लोग यहाँ पर रेवेन्यू का मीनिंग देखते हैं। रेवेन्यू का मीनिंग होता है ग्रॉस इनफ्लो, मतलब जो भी कैश में रिसीव हुआ है या फिर जो भी रिसीवेबल है कि अदर फॉर्म में कंसिडरेशन के लिए, ठीक है, कंसिडरेशन के लिए कुछ भी बोल के आपका जो है वो रिसीव हुआ है या फिर रिसीवेबल है तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। ठीक है, और एजेंसी रिलेशनशिप के कंसेप्ट में पहला तो आपका ऑर्डिनरी केस में बता दिया कि जो कुछ भी आपका ग्रॉस इनफ्लो होता है कैश में है या फिर अदरवाइज रिसीवेबल है किसी भी फॉर्म में कंसिडरेशन बोलकर। ठीक है, और एजेंसी रिलेशनशिप का अगर केस है तो उस सिचुएशन में बोला गया है कि कमीशन को ही रेवेन्यू माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन देखते हैं। जो भी इस आईसीडीएस में डिफाइन है वो इस आईसीडीएस के हिसाब से उस वर्ड का मीनिंग लिया जाएगा, वर्ड एंड एक्सप्रेशन का। लेकिन अगर इस आईसीडीएस में अगर कुछ डिफाइन नहीं है तो इनकम टैक्स के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उसका मीनिंग लिया जाएगा। हम लोग अब सबसे पहले देखते हैं सेल्स ऑफ गुड्स को कैसे डील किया जाता है। सेल्स ऑफ गुड्स के केस में कुछ कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करोगे तभी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। ये कौन से कंडीशन है सेल्स ऑफ गुड्स के केस में? तो यहाँ पर सेलर या तो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर चुका है बायर को कंसिडरेशन के बदले में, या फिर प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में सारे रिस्क एंड रिवार्ड्स जो है ओनरशिप के उसको ट्रांसफर कर चुका है। प्रॉपर्टी को ट्रांसफर या फिर प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में सारे रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ ओनरशिप को ट्रांसफर कर चुका है। पहला कंडीशन तो ट्रांसफर वाला हुआ। दूसरा कंडीशन हुआ कि सेलर का ओनरशिप से रिलेटेड अब कोई भी इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है उस गुड्स पर जिसको बेचा गया है। ठीक है, तो सेलर का कोई भी इफेक्टिव कंडीशन नहीं है, ये दूसरा कंडीशन हुआ। और तीसरा कंडीशन होता है सर्टेनिटी है अल्टीमेट कलेक्शन की। अल्टीमेट कलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन सर्टेनिटी है। तो इस सिचुएशन में 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद आप सेल्स ऑफ गुड्स से मिला हुआ जो भी इनफ्लो होगा उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स है और रिस्क एंड रिवार्ड ओनरशिप का ट्रांसफर दोनों एक साथ में मान लो नहीं होता है। ठीक है, मतलब क्या कि प्रॉपर्टी इन गुड्स है, उस सिचुएशन में अगर आपका रिस्क एंड रिवार्ड जो होता है ओनरशिप का वो और ट्रांसफर दोनों एक साथ नहीं कोइंसाइड करता है, तो ऐसी सिचुएशन में रेवेन्यू सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड के ट्रांसफर होने के बाद रिकॉग्नाइज करना है। मतलब केवल पोजीशन देने से नहीं चलेगा, आपका सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी जाके आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। इस तरह से सेल्स ऑफ गुड्स के बारे में हम लोगों ने देखा। जस्ट आपको रीड करना है। ठीक है, मतलब कि रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज करना है जब रीजनेबल सर्टेनिटी होता है अल्टीमेट कलेक्शन का, मतलब आपके पास रिलायबल एविडेंस है कि आपको पैसे मिल जाएंगे, तो ही इस केस में आपको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, अगर प्राइस एस्केलेशन क्लेम या फिर एक्सपोर्ट इंसेंटिव वगैरह का क्लेम हो
तो उस सिचुएशन में रिजनेबल सर्टेनिटी की लैकिंग अगर होती है तो फिर उस वक्त क्लेम करते वक्त में तो किसी भी हाल में आपको उसके रिस्पेक्ट में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करना है। मतलब आपके पास रिलायबल एविडेंस होना चाहिए रिजनेबल सर्टेनिटी के लिए, तब जाके आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। वही नहीं बोलोगे अंदाज के आधार पे कि हाँ रिलायबल सर्टेनिटी है हमारी, बोलने से नहीं चलेगा, आपके पास परफेक्ट एविडेंस होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं रेंडरिंग ऑफ सर्विस के केस में कब और कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाता है। जो भी सर्विस ट्रांजेक्शन की रेवेन्यू होती है उसको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से रिकॉग्नाइज करना है। मतलब रेवेन्यू को उसी प्रोपोर्शन में लेना है जिस रिस्पेक्ट में आपने कॉस्ट इनकर्ड कर दिए हैं। ठीक है, जो आपका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है सर्विस को देने के लिए आपको कितना खर्चा बैठेगा, उसका कितना परसेंट खर्चा अब तक आप कर चुके हो, उतने ही परसेंट का रेवेन्यू मैक्सिमम आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाले आईसीडीएस में भी हम लोगों ने सेम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड देखा था, लेकिन वहां पर स्टेज ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पर परसेंटेज निकाला जाता था। लेकिन यहां पर कॉस्ट इनकर्ड अब तक जितना कर चुके हो, स्टेज ऑफ कंप्लीशन के लिए भी वहां पर 3 तरीके बताए गए थे, उसमें कॉस्ट इनकर्ड वाला भी तरीका बताया गया था। लेकिन यहां पर रेंडरिंग सर्विस के केस में आपको केवल एक तरीका कंसिडर करना है। जैसे आपने कॉस्ट इनकर्ड कर दिया है, इसमें एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट का कितना परसेंट आपने कॉस्ट इनकर्ड कर दिया है, उतने ही परसेंटेज को आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मानोगे और उसी के आधार पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। मतलब कॉस्ट एंड रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने का तरीका आपको यहाँ पर ICDS 3 की तरह ही मुटेंटिस अप्लाई होगा। मतलब सेम टू सेम वैसा ही अप्लाई होगा जैसा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपने देखा था। अब हम लोग बात करते हैं यूज ऑफ रिसोर्सेस बाय अदर। दूसरे के द्वारा आपका रिसोर्सेस या आपके फंड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या क्या मिलता है, यील्डिंग क्या क्या होता है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फिर डिविडेंड के फॉर्म में आपको पैसा मिलता है। अगर आपके फंड या रिसोर्सेस का कोई यूज़ करता है तो जनरली 3 तरीके से 3 फॉर्म में आपको इनकम होता है, 3 फॉर्म में इनकम का यील्डिंग होता है। पहला बोलता है इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है वो टाइम बेस्ड होता है। मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो आपका बचा हुआ है चुकाना इनटू रेट का, कितना रेट है, इंटरेस्ट का रेट है, उसे मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर एक्रू करते हो, कितना एक्रू हुआ इंटरेस्ट ये कैलकुलेट कर सकते हो। इसीलिए टाइम बेसिस पर रिकॉग्नाइज करना है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि डेट सिक्योरिटीज़, इसमें भी इंटरेस्ट में अगर डेट सिक्योरिटीज़ का केस है, ठीक है, उसमें आप डिस्काउंट और प्रीमियम की को रिकॉग्नाइजेशन की बात करते हो। जो आपका डेट सिक्योरिटीज़ है उसके डिस्काउंट या प्रीमियम की रिकॉग्नाइजेशन की बात करते हो, तो उसको यहाँ पर मतलब उसको टाइम बेसिस पर कुछ इस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है। आपका डेट इंस्ट्रूमेंट के आपका जो डिस्काउंट या प्रीमियम होता है उसको भी टाइम बेसिस पर रिकॉग्नाइज करना है, लेकिन कुछ इस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है मानो कि ओवर द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी वो आपको अराइज होने वाला है। मतलब क्या, अगर डेट सिक्योरिटीज का केस है तो सबसे पहले आपको डिस्काउंट या प्रीमियम कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय उसका जितना लाइफ है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको इस तरह से रिकॉग्नाइज करना है। मतलब हर एक प्रीवियस ईयर के लिए मान लो 5 प्रीवियस ईयर का लाइफ है और प्रीमियम आपका कैलकुलेट होता है 5 लाख, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, 1 लाख हर प्रीवियस ईयर में आपको रेवेन्यू बोलकर रिकॉग्नाइज करना है। ऐसा डेट सिक्योरिटीज के केस में बताया गया है। दूसरी हमारी कहानी आती है रॉयल्टी के रिस्पेक्ट में। रॉयल्टी जो होता है वो टर्म एंड ऑफ एग्रीमेंट के हिसाब से रॉयल्टी को एक्रू माना जाएगा। आपका जो टर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट जो आपने साइन किया है आपको रॉयल्टी के रिस्पेक्ट में, उसी के बेसिस पर आपको रिकॉग्नाइज करना है एक्रू मानकर। ठीक है, अगर सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन ये शो करता है कि अदर कोई सिस्टमैटिक और रीजनेबल मेथड जो है वो अप्रोप्रिएट होगा। मतलब अगर सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन, क्योंकि सब्सटेंस ओवर फॉर्म का हम लोगों को ICDS 1 नहीं बोला था पॉलिसी बनाते वक्त में, तो वही सब्सटेंस अगर शो करता है कि कोई अदर सिस्टमैटिक और रेशनल बेसिस अप्रोप्रिएट है, यानी कि सुटेबल है, टर्म ऑफ एग्रीमेंट के से भी अच्छा कोई सिस्टमैटिक एंड अप्रोप्रिएट बेसिस है, तो हमको उसी बेसिस पर रिकॉग्नाइज करना है रॉयल्टी को। डिविडेंड की बात करते हैं। डिविडेंड को इनकम टैक्स के रिस्पेक्टिव प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से रिकॉग्नाइज करना है। 115O वगैरह सब जो आपने डिविडेंड के रिस्पेक्ट में प्रोविजन पढ़ा था, तो उसके रिस्पेक्ट में उसी के आधार पर यहाँ पर रिकॉग्नाइज करने के लिए बोलता है। अब ट्रांजिशनल प्रोविजन की बात करते हैं। रेंडरिंग ऑफ सर्विस के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है 31 मार्च 2015 तक पूरा नहीं हुआ है, ये सर्विस का रेंडर करने के लिए अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अब तक, ये तो जाहिर सी बात है कि ये तो इन प्रोसेस नहीं हो सकता है, ये भी आपका जो है
अलग तरीके का डील किया जाएगा। लेकिन सर्विस में क्या होगा कि मे बी आपका सर्विस कंटिन्यू रहेगा 31 मार्च 2015 को नोटिफिकेशन के दिन, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये प्रोविजन उसको अप्लाई होगा, कंसिडर करते हुए कि पिछला जो आपने रिकॉग्नाइजेशन का अब तक रिकॉग्नाइज किया उसको कंसिडर करते हुए। अदर ट्रांजेक्शन में यहाँ पर बोला गया है, अदर ट्रांजेक्शन बोलो तो गुड्स और रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में ट्रांजिशनल प्रोविजन में बोला गया है कि 31 मार्च 2015 तक अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो उस दिन तक जो आईसीडीएस आपको, मतलब उस दिन के बाद तो आपका आईसीडीएस अप्लाई करना ही करना है, लेकिन जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया है आपने इनको या इनको, तो उस सिचुएशन में उसको भी उस पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए कंसिडर करते हुए आगे बढ़ना है। कुल मिला के ट्रांजिशनल प्रोविजन में और यहाँ पर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन में सब आईसीडीएस में एक ही बात लिखी हुई है, ठीक है, ट्रांजिशनल प्रोविजन से लेकर और वर्ड एंड एक्सप्रेशन वाले केस में। अब हम लोग डिस्क्लोजर की बात करते हैं। डिस्क्लोजर में आपको सेल्स ऑफ गुड्स के रिस्पेक्ट में वो ट्रांजेक्शन का पोर्शन जिसके कलेक्शन की रीजनेबल सर्टेनिटी ना होने के कारण आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसको आपको जो है डिस्क्लोज करना है। तो गुड्स के रिस्पेक्ट में, सर्विस के रिस्पेक्ट में क्या डिस्क्लोज करना है, प्रीवियस ईयर में सर्विस ट्रांजैक्शन से जो भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया था अब तक आप लोगों ने, और सर्विस ट्रांजैक्शन में जो मेथड आपने इस्तेमाल किया है स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए, और सर्विस ट्रांजैक्शन में जो ट्रांजैक्शन इन प्रोग्रेस है उसका पूरा डिटेल आपको बताना है। कॉस्ट जो इनकर किया गया है, प्रॉफिट जो रिकॉग्नाइज किया गया है, एडवांस जो रिसीव किया गया है, अमाउंट जो रिटेन करके रखा हुआ है, उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर सर्विस के रिस्पेक्ट में डिस्क्लोज करके रखना है। और इसके रिस्पेक्ट में भी रेट वगैरह सब ये सब डिस्क्लोज करके रखना है, ठीक है। या अदरवाइज कोई टर्म एंड एग्रीमेंट का ऐसा क्लॉज हो जिससे आपका इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर आपको डिस्क्लोज करनी है। तो इस तरीके से हमारा ICDS फॉर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के बारे में हमारी चर्चा समाप्त होती है। अब हम लोग ICDS 5 के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के रिस्पेक्ट में है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के रिस्पेक्ट में है। ये ICDS क्या बोलता है? ये ICDS बोलता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स से जितने भी चीज़ें का ट्रीटमेंट हो सकता है उन सारी रिलेटेड बातों को यहाँ पर डील करता है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? ये पारा, आपका जो पारा है वो 2(1)(a) में डिफाइन किया गया है, 2(1)(a) में डिफाइन किया गया है। अगर इसको याद रख सकते हो तो अच्छा है। यहाँ पर सॉरी टेंजिबल होगा, आई होगा, यहाँ पर टाइप करते वक्त स्पेलिंग मिस्टेक्स कुछ हो जाती हैं। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की बात जहाँ तक हम लोग करते हैं तो वो पारा 2(1)(a) में डिफाइन किया गया है। मतलब टेंजिबल फिक्स्ड का एसेट्स का मतलब होता है लैंड या बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी या फिर फर्नीचर, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि गुड्स को, मतलब गुड्स या सर्विस को, गुड्स को बनाने के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर सर्विस को रेंडर करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी या फर्नीचर, ठीक है, जो गुड्स को प्रोड्यूस करने में या सर्विस को रेंडर करने में यूज़ के लिए हेल्ड किया हुआ है, ना कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए, ठीक है। अब फेयर वैल्यू की बात हम लोग करते हैं। फेयर वैल्यू का मतलब होता है वो अमाउंट जिस पर एसेट्स को नॉलेजेबल एंड विलिंग पार्टी आर्म्स लेंथ प्राइस में एक्सचेंज करने के लिए रेडी होता है। अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी जानकारी के अनुसार आर्म्स लेंथ प्राइस में एक्सचेंज करने के लिए रेडी होता है। मतलब उस टेंजिबल एसेट्स को खरीदने के लिए इतना पेमेंट करने को तैयार होता है आर्म्स लेंथ प्राइस पर। तो फेयर वैल्यू का मतलब होता है वो अमाउंट जिस पर एसेट्स को नॉलेजेबल एंड विलिंग पार्टी आर्म्स लेंथ प्राइस में एक्सचेंज करने को रेडी होता है। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, यहाँ पर भी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन का मतलब वही हुआ कि यहाँ पर जो ICDS में डिफाइन किया गया है वो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन का मीनिंग लिया जाएगा। लेकिन ऐसे वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज किए गए हैं जो इस ICDS ने डिफाइन नहीं किया है, तो इनकम टैक्स एक्ट में जो उसका मीनिंग दिया है वो लिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था पैराग्राफ 2(1)(a) में टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को डिफाइन किया गया है। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पैराग्राफ 2(1)(a) में ही क्राइटेरिया इटसेल्फ बताया गया है कि आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि कौन सा आइटम जो है वो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होता है। अब पैराग्राफ 2(1)(a) की क्राइटेरिया के हिसाब से ही आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है। मतलब क्या कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि
किसको टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स बोलोगे, उसके लिए आपको एक पारा 2(1)(a) याद रखना है तो ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप याद रख सकते हो। तो स्टैंड बाय इक्विपमेंट और सर्विसिंग इक्विपमेंट को कैपिटलाइज करना होता है एज टेंजिबल एसेट्स। जो आपका स्टैंड बाय इक्विपमेंट है और सर्विसिंग करने के लिए जो इक्विपमेंट है उसको कैपिटलाइज करना पड़ता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन मशीन स्पेयर्स को रेवेन्यू में चार्ज करना होता है, मशीन स्पेयर्स को रेवेन्यू में चार्ज करना होता है। हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि कौन सा मशीन जो है वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में डील नहीं करेगा स्पेयर्स, ठीक है, कौन सा जो है पार्ट बनेगा और कौन सा जो है रेवेन्यू में चार्ज करेगा, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि वो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के हिसाब से डील किया जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू में कब चार्ज करना है स्पेयर्स को, जब उसका कंजम्पशन होता है। लेकिन अगर स्पेयर्स यूज़ केवल किसी पार्टिकुलर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए है, ठीक है, पार्टिकुलर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए स्पेयर्स का आपने इस्तेमाल करना है, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर उसका यूज़ इरेगुलर यूज़ है, यही कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा था, ICDS 4 में भी देखा था हम लोगों ने कि कहाँ कहाँ डील नहीं करता। इसमें एक क्राइटेरिया देखा था टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का स्पेयर्स का, मशीन स्पेयर्स का क्राइटेरिया देखा था जब वो किसी पार्टिकुलर फिक्स्ड एसेट्स के लिए यूज़ होता है। और साथ में यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि उसका यूज़ इरेगुलर है, तब वो ICDS 5 के हिसाब से डील होगा, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स माना जाएगा। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में उसके कॉस्ट को ऐड किया जाएगा जिस पार्टिकुलर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए वो स्पेयर्स है। बाकी जितने भी स्पेयर्स हैं उसको आप जब कंज्यूम करोगे तो कंजम्पशन के आधार पे रेवेन्यू में आप जो है एक्सपेंडिचर बोलकर रिकॉग्नाइज कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में देखा कि पैराग्राफ 2(1)(a) इटसेल्फ क्राइटेरिया बताता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कौन होगा कौन नहीं उसको पहचानने का। उसमें स्टैंड बाय इक्विपमेंट और सर्विस इक्विपमेंट भी कैपिटलाइज होता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर मशीन स्पेयर्स की बात करते हो तो एक केस में वो कैपिटलाइज होगा, कौन से केस में, अगर पार्टिकुलर फिक्स्ड एसेट्स के लिए, पार्टिकुलर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए वो है, ठीक है, मशीन स्पेयर्स, और उसका यूज इरेगुलर है तो उस सिचुएशन में उसको कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन अगर आपका वो फिक्स्ड एसेट्स जो होता है वो पार्टिकुलर मशीन के लिए नहीं है, वो स्पेयर्स है, सॉरी, वो पार्टिकुलर मशीन के लिए स्पेयर्स नहीं है, तो जैसे आप कंज्यूम करोगे उसको रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज करना है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एक्चुअल कॉस्ट का कंपोनेंट्स। ये पैराग्राफ 5 से लेकर 8 के प्रिंसिपल में बताया गया है। पैराग्राफ 5 से लेकर 8 के प्रिंसिपल में बताया गया है कि एक्चुअल कॉस्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, किसी भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का एक्चुअल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर कंपोनेंट्स वही हो गया, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के एक्चुअल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो परचेज प्राइस इंक्लूड होगा, ड्यूटी और टैक्सेस वगैरह सब इंक्लूड होगा, एक्सेप्ट जो रिकवरेबल है, जो आपको मतलब रिकवर कर लोगे बाद में, जैसे कि आपका सर्टिफिकेट अलाउ हो जाएगा, ठीक है, या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा, ये सारे टैक्सेस जो है रिकवर कर सकते हो बाद में जाके आप, तो वो इंक्लूड नहीं होंगे। बाकी परचेज प्राइस में सारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद और क्या इंक्लूड होगा, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो कि एसेट्स को इंटेंडेड यूज के लिए, मतलब आप एसेट्स को इंटेंडेड यूज के लायक बनाने के लिए आप उस पर खर्चा करते हो, ठीक है, तो कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आ जाएगा और उसमें से ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट वगैरह सबको माइनस करना होगा। यहाँ पर हम लोग जो एक्चुअल कॉस्ट के बारे में जो हम लोग देख रहे हैं, एक्चुअल कॉस्ट के बारे में जो भी कुछ कैपिटलाइज करना है, ठीक है, जो भी कुछ कैपिटलाइज करना है वो सब्जेक्ट टू 2 कंडीशन होता है। जो कुछ भी आप कैपिटलाइज करते हो वो सब्जेक्ट टू 2 कंडीशन होता है। पहला जो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होता है, प्राइस एडजस्टमेंट, ड्यूटी या फिर अदर फैक्टर्स के चेंज के कारण आप सब्जेक्ट टू प्राइस एडजस्टमेंट, वो होता है एक्चुअल कॉस्ट आपका। दूसरा कि एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन, जो कि ICDS में आपका डील किया गया है एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन के बारे में, ठीक है, सेपरेट ICDS में डील किया गया है, तो उसका सब्जेक्ट होता है यहाँ पर जो भी एक्चुअल कॉस्ट आप लेने के लिए जाओगे, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट में और कुछ बातें ध्यान देने लायक है कि जो भी जनरल एक्सपेंडिचर है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, इन सारी चीज़ों को, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को आप किसी पार्टिकुलर एसेट्स का परचेज प्राइस में ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर को, जनरल एक्सपेंडिचर को, ठीक है। लेकिन एक शर्त पे आप वहाँ पर भी ऐड कर सकते हो, अगर वो किसी स्पेसिफिक टेंजिबल फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जनरल खर्चा या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है तो स्पेसिफिकली उसी के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा करना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में आप उसको कॉस्ट बोलकर ऐड कर सकते हो। स्पेसिफिक टेंजिबल फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है तो उसी पार्टिकुलर टेंजिबल एसेट्स के
कॉस्ट में कैपिटलाइज करना होगा। ठीक है, अगर कोई कॉस्ट जो होता है वो स्पेसिफिकली किसी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट से कंस्ट्रक्ट या एक्वायर करने के लिए या वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए किया गया है, तो उसी में आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, उसी में एक्चुअल कॉस्ट को आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्ट किसी भी प्रोजेक्ट का स्टार्टअप, किसी भी प्रोजेक्ट का कमेंसमेंट इंक्लूडिंग उसका टेस्ट रन, एक्सपेरिमेंट का के दौरान प्रोडक्शन, इन सब के लिए किया खर्चा भी कैपिटलाइज किया जाएगा। किसी प्रोजेक्ट को स्टार्टअप करने के लिए, कमेंसमेंट करने के लिए, टेस्ट रन करने के लिए, या फिर एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन करने के लिए, कमर्शियल नहीं एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन करने के लिए, या फिर टेस्ट रन करने के लिए जो खर्चा आप करोगे वो भी एक्चुअल कॉस्ट में यहाँ पर कैपिटलाइज होगा। लेकिन अगर कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद सेल्स या कैप्टिव कंजम्पशन के लिए या फिर अदरवाइज किसी कारण से प्रोडक्शन करोगे तो सॉरी खर्चा करोगे तो उसको आप रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज करोगे, ना कि यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट में कैपिटलाइज करोगे। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स में बहुत सारी बातें दी गई हैं जिसको आपको एक बार जस्ट रीड करना है। मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि आपके सामने में सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल खुली हुई होनी चाहिए और जो चर्चा मैं कर रहा हूँ वहाँ पर आपको अपनी नज़रें टिका के रखनी है, और फिर जब मैंने सारे टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिए तो आपको जस्ट एक बार रीड कर लेना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेल्फ कंस्ट्रक्टेड टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के बारे में। हमारा अगला यहाँ पर क्या है हेडिंग, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, मतलब जिसको खुद से कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो उसका उस टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को कैसे निकालेंगे उसका एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट के सारे यहाँ पर प्रिंसिपल जो होंगे वो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के, ठीक है, उसको डिटरमाइन करने के लिए जो यहाँ पर हम लोगों ने देखा वो सारे कंपोनेंट्स वाला जो है वो फॉलो किया जाएगा। मतलब क्या प्लस माइनस होगा कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ये इसी पारा 5 से लेके पारा 5 to 8 के प्रिंसिपल से डिटरमाइन किया जाएगा, जो इसके लिए हम लोगों ने अभी अभी देखा था। सारे प्रिंसिपल उसी के फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, स्पेसिफिक टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का जो डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है, ठीक है, उसको तो आप डायरेक्टली यहाँ पर कैपिटलाइज करोगे, लेकिन जनरल एक्सपेंडिचर को आपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया है। इस सेल्फ कंस्ट्रक्टेड टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में आपने जनरल खर्चे को यूज़ किया है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, प्रपोर्शनेट निकाल के कैपिटलाइज करना होगा। ठीक है, वो दोनों को कैपिटलाइज ही करना होगा, लेकिन एक में तो आप जितना खर्चा करोगे उतना ही कैपिटलाइज कर सकते हो। इसकी वजह से आपको उसको वहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में आपको सारे खर्चे वैसे ही कैपिटलाइज होंगे जैसे यहाँ पे पारा 5 to 8 में आपने डिस्कस किया था। कोई भी इंटरनल प्रॉफिट हो जैसे कि लोडिंग वगैरह सब होगा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको उसको एलिमिनेट करना है। जैसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कोई भी इंटरनल प्रॉफिट होगा जिसको लोडिंग आप जनरली बोलते हो, ठीक है, तो उसको एलिमिनेट करना है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन के बारे में। ये नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं जब टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को दूसरे फिक्स्ड एसेट्स के साथ एक्सचेंज करके एक्वायर किया जाता है। ठीक है, तो जिस चीज़ से आपने एक्सचेंज किया है उसकी फेयर वैल्यू को आप एक्चुअल कॉस्ट मानोगे। जिस चीज़ से एक्सचेंज किया है, मतलब अगर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को शेयर या फिर अदर सिक्योरिटीज से एक्सचेंज करके खरीदा है तो फेयर वैल्यू उस टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की आप जो है उसी एक्सचेंज जिस चीज़ से एक्सचेंज किया उसकी फेयर वैल्यू को कंसिडर करोगे। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए। अब हम लोग इम्प्रूवमेंट एंड रिपेयर की बात करते हैं। जो भी एक्सपेंडिचर आपके फ्यूचर बेनिफिट को बढ़ाता है, जो भी एग्जिस्टिंग एसेट्स के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को आपको बढ़ाएगा, ठीक है, एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में, उसको आप एक्चुअल कॉस्ट बोल के ऐड करोगे, मतलब उसको कैपिटलाइज करोगे। आपको ध्यान रहे कि आपका जो प्रेजेंट स्टैंडर्ड है, आपका ये मशीन मान लो है, ठीक है, वो प्रेजेंट स्टैंडर्ड में जितना आपको कैपेसिटी का जितना प्रोडक्शन करके देता है उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप खर्चा करते हो फ्यूचर बेनिफिट के लिए। ठीक है, ना कि मेंटेन रखने के लिए। जितना आपका स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन रखने के लिए खर्चा करते हो तब तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा। लेकिन अगर आपका जो है फ्यूचर बेनिफिट बढ़ाता है, आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है, तो उस सिचुएशन में उस इंप्रूवमेंट एंड रिपेयर के लिए किए गए खर्चों को आप कैपिटलाइज करोगे। मतलब एग्जिस्टिंग टेंजिबल एसेट्स में आपका अदरवाइज कोई भी एडिशन या एक्सटेंशन किया जाएगा जो कैपिटल नेचर का है और इंटीग्रल पार्ट है एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स का, तो कॉस्ट को आप एक्चुअल कॉस्ट में ऐड करोगे। लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी एडिशन या एक्सटेंशन आपने किया है वो सेपरेटली आइडेंटिफाई होना चाहिए
और उसके बाद उसका आपको बेनिफिट दिखना चाहिए, उसका बेनिफिट आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए। ठीक है, मतलब आइसोलेशन में भी आपका अगर मशीन चलता है और उसको आप ऐड करते हो तो उसको एडिशन बोला जाएगा, उसको एडिशन बोला जाएगा। और एक्सटेंशन, प्रेजेंट एसेट्स में ही आप कुछ ऐसी कैपेबिलिटी को लगा दिए हो जिससे फ्यूचर बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक खास बात और लिखी हुई है कि मान लो कि कुछ भी आप एडिशन करते हो, उसी किसी एग्जिस्टिंग मशीनरी में कुछ एडिशन करते हो, मान लो मशीन ए में मशीन बी को जोड़ देते हो और मशीन बी की सेपरेट आइडेंटिटी है और वो आइसोलेशन में भी मशीन बी काम करता है और ए के साथ मिलकर भी काम करता है, तो अगर आइसोलेशन में काम करने के लिए कैपेबल है तो उसको सेपरेट एसेट्स को ट्रीट किया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं वैल्यूएशन इन स्पेशल केस के बारे में। कुछ स्पेशल केस के बारे में वैल्यूएशन देखते हैं। अगर एक पर्सन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स किसी के साथ ज्वाइंट ओनरशिप में रखता है तो कॉस्ट का प्रपोर्शन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का प्रपोर्शन और WDV का प्रपोर्शन सिमिलर टाइप वाले जो आपके 100 ओन्ड के साथ जो है वो ग्रुप करके रखना है। मतलब आपके पास एग्जिस्टिंग जिस ब्लॉक का एसेट्स है उसी ब्लॉक में अपना जो आपका प्रपोर्शन होता है, अगर ज्वाइंट ओनर हो आप तो उतना आप उस सिमिलर टाइप वाले में आप ब्लॉक में ऐड करके रखोगे। मतलब उस ज्वाइंट टेंजिबल जो भी फिक्स्ड एसेट्स होंगे, ठीक है, उसका डिटेल सेपरेटली तो लिखना है फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर में, लेकिन उसके अलावा आप ग्रुप बना के रखोगे एसेट्स का, यानी कि ब्लॉक बना के रखोगे। लेकिन ध्यान रहे कि जॉइंट वाले ओन्ड एसेट्स का आपका जो फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में आपको अलग से वहाँ पर इंडिकेट करके रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके वैल्यूएशन इन स्पेशल केस के बारे में बताई गई है। अगर मतलब कई फिक्स्ड एसेट्स को आप कंसोलिडेटेड प्राइस पर एक साथ खरीदते हो, स्पेशल केस में बताया गया है दूसरी बात कि अगर कई सारे फिक्स्ड एसेट्स को आप कंसोलिडेटेड प्राइस पर एक साथ खरीदते हो तो फेयर बेसिस पर उस कंसोलिडेशन का आपको अपॉर्शन करना पड़ेगा। हर इंडिविजुअल एसेट्स का कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको एक फेयर बेसिस चुनना होगा। मतलब एक कंसोलिडेटेड प्राइस पर आप बहुत सारे एसेट्स को एक साथ खरीद लेते हो तो हर एक एसेट्स का क्या प्राइस होगा उसके लिए आपको फेयर बेसिस चुनना है। ठीक है, और उसके हिसाब से आप जो है अपॉर्शन करोगे। मतलब अलग अलग सेपरेट तो करना ही पड़ेगा एसेट्स को, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी सेपरेट है। ठीक है, और वो आइसोलेशन में भी काम करते हैं। तो यहाँ पर ICDS बोलता है कि अगर आइडेंटिटी सेपरेट हो और आइसोलेशन में भी काम करने लायक हो तो ऐसी परिस्थिति में आपको उसको सेपरेट एसेट्स की तरह ट्रीट करना है। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा था हर जगह ट्रांजिशनल प्रोविजन होता है, यहाँ पर भी ट्रांजिशनल प्रोविजन है, जस्ट उसको आप रीड कर लो। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन के लिए एक क्लॉज डाला गया है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेपरेट होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएशन का क्लॉज यहीं पर डाला गया है। मतलब हमेशा इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ऐसा लिखा गया है कि ऑलवेज आपको इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से ही सिमिलरली आपको ICDS के लिए भी डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करना है। अगर ट्रांसफ़र करते हो कैपिटल इस फिक्स्ड एसेट्स का, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का, तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो इनकम जो भी होता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के बेचने से या ट्रांसफ़र करने से, उसको कैपिटल गेन जो होगा वो इनकम टैक्स के हिसाब से आपको कैपिटल गेन को ट्रीट करना है। उसके बाद कुछ डिस्क्लोजर के बारे में बताए गए हैं। डिस्क्लोजर के वक्त में आपको एसेट्स या उसके ब्लॉक का डेप्रिसिएशन का रेट और उसके बाद अलाउएबल डेप्रिसिएशन, एक्चुअल कॉस्ट और WDV जो भी एसेट्स का होगा वो सारी चीज़ें, एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर को वो सारी चीज़ें बतानी है। और ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी एडिशन या डिडक्शन किया है ना, मतलब फिक्स्ड एसेट्स में, तो उसको डेट ऑफ एक्विजिशन के साथ लिखना है। और पुट टू यूज़ के बारे में आपको डिटेल लिखना है कि किस दिन आपका एसेट्स पुट टू यूज़ हुआ था। और बहुत सारे एडजस्टमेंट जो होंगे कॉस्ट के साथ, जैसे कि सनवर्ड क्रेडिट को आपने एडजस्ट किया है, ठीक है, करेंसी फ्लक्चुएशन के रेट की वजह से इफेक्ट किया है, या फिर सब्सिडी या ग्रांट या अदरवाइज कोई रीइंबर्समेंट आपको मिलता है जिसकी वजह से आपने कॉस्ट को रिड्यूस किया है ICDS के अकॉर्डिंग, तो उन सारी चीज़ों को आपको डिस्क्लोज करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ICDS 5 टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के बारे में समाप्त होता है। उम्मीद है पॉज करके आप जस्ट एक बार रीड करोगे। यहाँ पर एक्सपर्ट नॉलेज नहीं चाहिए, फिर भी मैं टेक्स्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको आइडिया रहे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसमें से कोई उठा के एग्जाम में अकाउंट्स टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टाइप का। ठीक है,
लेकिन आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा वो आपको समझ में आएगा अगर आपका टेक्स्ट एक बार पढ़ा हुआ है तो। अब हम लोग बात करते हैं ICDS 6 के बारे में, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज अगर होता है तो क्या इफेक्ट आएगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर स्कोप के बाद इतना सारा डिफिनेशन यहाँ पर पढ़ना है, इतना सारा डेप्रिसिएशन पढ़ना है, डिफिनेशन पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले स्कोप की बात करते हैं कि ये स्कोप इसका क्या क्या कवर होता है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, उसके इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन, उसके बाद लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर को कन्वर्जन करोगे उसके बारे में, एक्सचेंज डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करोगे किस तरह से, इनकम या एक्सपेंडिचर बोलकर, या जैसे भी आप उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। फिर हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन के बारे में पढ़ना है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरह यहाँ भी 2 पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। और तीसरा कंसेप्ट हमें फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये ICDS बताता है। और ट्रांजिशनल प्रोविजन और डिस्क्लोजर तो सब में होता ही है। तो स्कोप का आपको आइडिया लग गया होगा कि 3 तरह का स्कोप इसमें कवर होता है। ठीक है, यहाँ पर 3 तरह का स्कोप कवर होता है। तो हम लोग सबसे पहले स्कोप की बात करते हैं। फ्लैक्चुएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का जो भी ट्रीटमेंट होगा उस ट्रीटमेंट को ये डील करता है ये ICDS। और फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन के लिए स्टैंडर्ड ये वाला जो है वो डील करता है कि कैसे कैसे फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांसलेशन करोगे। यहाँ पर 3 बातों को डील किया जाता है। पहली बात क्या होती है, फॉरेन करेंसी में अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसका ट्रीटमेंट, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के नेचर के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है ये यहाँ पर बताया गया है। और तीसरी बात बताई गई है फॉरेन ऑपरेशन में जो ट्रांजैक्शन होता है उसका कैसे कैसे ट्रांसलेशन वगैरह सब करेंगे और कैसे कैसे डील करेंगे। बस इन 3 क्षेत्रों को कवर करता है यहाँ पर ये ICDS। अब हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले एवरेज रेट की बात करते हैं। एवरेज रेट किसको बोला जाएगा, एक्सचेंज रेट को जो इनफोर्स है ड्यूरिंग ए पीरियड जो इनफोर्स है, ठीक है, उस एक्सचेंज रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज रेट यहाँ पर बोलेंगे। क्लोजिंग रेट किसको बोलेंगे, यहाँ पर जो ऑब्वियस सी बात है कि क्लोजिंग एंड ओपनिंग का एवरेज ही होगा ये, लेकिन फिर भी एवरेज रेट इसका नाम दिया गया है जो इन फोर्स है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्लोजिंग रेट। लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर का जो एक्सचेंज रेट होता है, प्रीवियस ईयर के अंतिम दिन जो एक्सचेंज रेट होता है उसको क्लोजिंग रेट बोलते हैं। एक्सचेंज डिफरेंस किसको बोलते हैं, एक्सचेंज डिफरेंस अगर सेम नंबर ऑफ यूनिट को फॉरेन करेंसी में से रिपोर्टिंग करेंसी में आप कन्वर्ट करते हो तो रिजल्ट क्या आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सचेंज डिफरेंस बोलते हैं। जाहिर सी बात है कि आपने फॉरेक्स मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने देखा होगा कि करेंसी के नंबर को हम लोग कंसिडर करते हैं, एक्सचेंज डिफरेंस वगैरह सब निकालते हैं जो वहाँ पे, तो कितने नंबर ऑफ करेंसी हैं उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो वही एक्सचेंज डिफरेंस यहाँ पर होगा कि अगर सेम नंबर ऑफ यूनिट को फॉरेन करेंसी से रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो क्या होगा। तो फॉरेन करेंसी से रिपोर्टिंग करेंसी में, रिपोर्टिंग करेंसी बोलो तो आपका डोमेस्टिक करेंसी हमारे इंडिया के लिए वो रुपीज़ हो गया, और फॉरेन करेंसी का मतलब विदेशी करेंसी, और उसके नंबर ऑफ यूनिट में और का एक्सचेंज रेट और उन सब में डिफरेंस निकाल के हम लोग वहाँ पर एक्सचेंज डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, फॉरेन करेंसी की बात हम लोग करते हैं। अगला हमारा जो डेफिनेशन है, फॉरेन करेंसी क्या होता है, किसी पर्सन के रिपोर्टिंग करेंसी के अलावा जो अदर करेंसी होता है उसको फॉरेन करेंसी बोलते हैं। रिपोर्टिंग करेंसी के अलावा जो अदर करेंसी होता है। फॉरेन ऑपरेशन किसको बोलते हैं, फॉरेन ऑपरेशन एक पर्सन का क्या होता है, उसके BOA यानी कि ब्रांच, ऑफिस और एजेंसी, या फिर अदरवाइज जहाँ से एक्टिविटी किया जाता है, ठीक है, अदर देन इंडिया में, तो उसको फॉरेन ऑपरेशन बोलते हैं। मतलब विदेश में कोई ब्रांच है या ऑफिस है या एजेंसी है या अदरवाइज कोई भी आपका ये है प्लेस है, तो जहाँ जो कि भारत में नहीं है, तो वहाँ से जो ऑपरेशन किया जाता है आपके रिस्पेक्ट में उसको फॉरेन ऑपरेशन बोलते हैं। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, मतलब ट्रांजैक्शन, ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको फॉरेन करेंसी में डिमोस्ट्रेट या सेटलमेंट किया जाता है, ठीक है, जिसमें कई सारी बातें इंक्लूड होगी। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन जिसको फॉरेन करेंसी में आप डिमोस्ट्रेट करते हो या फिर सेटलमेंट करते हो। ठीक है, इसमें फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में कई बातें इंक्लूड होती है। क्या क्या इंक्लूड होता है, कैसे गुड्स या सर्विस को खरीदना है, बेचना है, इन सब के बारे में जो है आपका इंक्लूड होता है। दूसरी बात इंक्लूड होती है कि कैसे आपने बोरो किया है, लेंड किया है, ठीक है, उसके हिसाब से आपका क्या फॉरेन करेंसी पेबल या रिसीवेबल है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद जो बोलता है कि अनपरफॉर्म फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी,
तो ये सारी चीज़ें उनका जो ट्रीटमेंट होगा, जो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेगा तो उस वजह से क्या कॉस्ट अराइज हो सकता है वो भी यहाँ पर डिस्क्लोज होगा, मतलब इंक्लूड होगा फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में। और उसके बाद एसेट्स को जो आपने एक्वायर किया है या डिस्पोज किया है या लाइबिलिटीज़ को इनकर किया है या सेटल किया है, ठीक है, फॉरेन करेंसी में जिसको आप डिमोन्स्ट्रेट करते हो कर सकते हो, ऐसे ट्रांजेक्शन को फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में इंक्लूड किया जाएगा। ये काफ़ी अजीब टाइप का डेफिनेशन डाला हुआ है बट स्टिल हमने थोड़ा सा आइडिया लेना था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट बड़े अच्छे से आपने पढ़ा होगा कि आपके जो फ्यूचर डेट पे आपको सेटलमेंट करना चाहते हो, एसएफएम में पढ़ा होगा कि फ्यूचर डेट पे आप सेटलमेंट करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, पहले से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि भाई हम भविष्य में आपके पास इतना करेंसी लेके आएंगे और आप इस रेट पे हमें मतलब जो एक्सचेंज करके दोगे। तो इसकी वजह से आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो जनरली बैंक वालों के साथ, ठीक है, या फिर आपका जो है ऑथराइज पर्सन है उन लोगों के साथ। तो डिफरेंट करेंसी को फॉरवर्ड रेट पर आप एक्सचेंज करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, जिसमें फॉरेन करेंसी ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट या फिर फाइनेंशियल नेचर का अदर कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड होता है। उसके बाद फॉरवर्ड रेट की बात हम लोग करते हैं। स्पेसिफिक फ्यूचर डेट को जब दो करेंसी को आप आपस में एक्सचेंज करोगे ये फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के तहत, तो कौन सा रेट लोगे उसी को फॉरवर्ड रेट कहा जाता है। इंडियन करेंसी सेक्शन नंबर 2 जो फेमा का है उसी के हिसाब से आपको इंडियन करेंसी को लिया जाएगा, बोलो तो डोमेस्टिक करेंसी को लिया जाएगा। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन मतलब, ठीक है, जब मतलब आपका जो भी आपका फॉरेन ऑपरेशन, तो हम लोगों ने देख लिया कि फॉरेन ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। अब उस फॉरेन ऑपरेशन का इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, मतलब इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल एक्टिविटी है फॉरेन एक्टिविटी करना, मतलब फॉरेन ट्रांजैक्शन करना उसका इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। मतलब फॉरेन ऑपरेशन जिसमें एक्टिविटीज़ का करना आपका सिग्निफिकेंट ऑपरेशन है, वहाँ पर फॉरेन ऑपरेशन परफॉर्म करना, यानी कि फॉरेन ट्रांजैक्शन वगैरह सब परफॉर्म करना, ठीक है, तो उसको इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन बोलते हैं। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का भी डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन क्या होता है, जब आपका फॉरेन ऑपरेशन जो होता है एंटिटी का इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं होता है, मतलब वो आपके मतलब आप ही सब कुछ डील करते हो यहाँ पे हेड ऑफिस से, वो खुद से इंटीग्रल पार्ट की तरह डील नहीं करता है, ठीक है। तो जिसमें फॉरेन ऑपरेशन जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट ना हो उसको नॉन इंटीग्रल कहा जाता है। बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी आपने इसको क्लियर किया होगा इस डेफिनेशन को। हम लोग यहाँ पर मॉनेटरी आइटम की बात करते हैं। मॉनेटरी आइटम जो होता है वो एसेट्स होता है, जैसे कि आपका डेटर्स हो गया, फिर उसके बाद जो होगा बिल्स रिसीवेबल हो गया, ये सब क्या हो गया, मॉनेटरी आइटम का एग्जाम्पल, ठीक है। तो जो एसेट्स रिसीव होना है या फिर जो लायबिलिटी पे करना है, जैसे कि बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, ठीक है, वो फिक्स्ड या डिटरमाइंड है मॉनेटरी टर्म में। मॉनेटरी टर्म में जिसको फिक्स या डिटरमाइन किया जा सकता है, ऐसे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को मॉनेटरी आइटम कहा जाएगा। मतलब बैलेंस शीट के ऐसे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को जिसको आप मॉनेटरी टर्म में डिटरमाइन कर सकते हो। नॉन मॉनेटरी आइटम किसको बोलेंगे, नॉन मॉनेटरी आइटम मॉनेटरी आइटम के अलावा जो भी आइटम होते हैं बैलेंस शीट के एसेट्स एंड लायबिलिटीज के, जैसे फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, ये सारी चीज़ें जो होंगे नॉन मॉनेटरी आइटम होंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रिपोर्टिंग करेंसी के बारे में। रिपोर्टिंग करेंसी क्या होता है, जनरली इंडियन करेंसी होता है, ठीक है। अगर ब्रांच, ऑफिस या एजेंसी आपका भारत से बाहर ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है, तो उस अगर मान लो कि उस भारत के ऑपरेशन किया जाता है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के मैनर में, तो उस कंट्री का जो करेंसी होगा वही रिपोर्टिंग करेंसी कहलाएगा। लेकिन जब उसको डोमेस्टिक कंट्री में आप कन्वर्ट करने का बारी आएगा तो फिर आपकी इंडियन करेंसी को ही हम लोग रिपोर्टिंग करेंसी बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी वर्ड एंड एक्सप्रेशन लास्ट में आता है। वर्ड एंड एक्सप्रेशन क्या बोलता है कि जो यहाँ पर आपने डिफिनेशन देखा, अगर वो डिफिनेशन के तहत अलावा अगर कोई वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मीनिंग यहाँ पर नहीं दिया गया है ICDS में, ठीक है, या किसी भी अदर ICDS में भी, तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उसकी मीनिंग को हम लोग लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से डील किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन को किस तरीके से क्लासिफाई करना है, कर सकते हैं फॉरेन ऑपरेशन को इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल, और किस तरह से रिपोर्टिंग करना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फिर ट्रांजिशनल प्रोविजन, और उसके बाद लास्ट वाला हमारा आएगा डिस्क्लोजर बोलकर। यहाँ पर ICDS 6 हमें फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन के बारे में 3 बातें बताता है। इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन के बारे में, लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर को कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में, और उसके बाद एक्सचेंज डिफरेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करना है उसके बारे में। उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस के बारे में भी हमें बताता है।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन के बारे में। यहाँ पर क्या बोला गया है कि ट्रांजैक्शन के दिन के एक्सचेंज रेट से आपको फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड करना है। जिस दिन आपका ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, उस दिन क्या एक्सचेंज रेट था, ट्रांजैक्शन के दिन के एक्सचेंज रेट से फॉरेन करेंसी के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अगर एक्सचेंज रेट में ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं है तो वीकली या फिर मंथली बेसिस पर भी आप एक्सचेंज रेट का एवरेज ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन में, मतलब अगर, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन कि एक्सचेंज रेट में आपका ज़्यादा फ्लैक्चुएशन ना हो। इस बात के लिए आपके पास रीजनेबल एविडेंस रहना चाहिए। अगर किसी पार्टिकुलर पीरियड के फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को रिपोर्टिंग करेंसी में रिपोर्ट करने के लिए एक्सचेंज रेट सिग्निफिकेंटली फ्लैक्चुएट हो रहा है या एक्सचेंज रेट सिग्निफिकेंटली फ्लैक्चुएट करता है तो उस सिचुएशन में एवरेज नहीं लिया जा सकता है, बल्कि डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का ही रेट आपको लेना पड़ेगा। ऐसा इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन के बारे में बताता है। अब हम लोग कन्वर्जन के बारे में देखते हैं। लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर को आपको कन्वर्ट करना है। हर एक प्रीवियस ईयर के लास्ट डे को आपको रिवाइज करना है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यू। ठीक है, वापस से रिवाइज करना है और एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन के कारण जो कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको ICDS के हिसाब से रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में आपको ये जो सारी बातें बताई गई है कन्वर्जन के डेट से, अब कन्वर्जन कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को कन्वर्ट करने के लिए दो पार्ट में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, यानी कि ये वाला फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम FCMI, ठीक है, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, और दूसरा नॉन मॉनेटरी आइटम। अब लास्ट डे को कन्वर्ट करने के लिए आपको FCMI और नॉन मॉनेटरी फॉरेन ऑपरेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो मुझे याद नहीं है, एग्जाम पास करने के बाद लोग जनरली याद नहीं रखते हैं, लेकिन वहाँ पर भी फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम और फॉरेन करेंसी नॉन मॉनेटरी आइटम में यहाँ पर दो पार्ट में क्लासीफाई किया जाता था। यहाँ पर भी सेम वैसा ही का वैसा है। तो हम लोग देखते हैं FCMI के बारे में, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम के बारे में। तो यहाँ पर आपका जो क्लोजिंग रेट होता है फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, मॉनेटरी आइटम यानी कि बैलेंस शीट्स के जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होंगे उसको दो पार्ट में आप बांटते हो। पहला मॉनेटरी आइटम लेते हो और दूसरा कैटेगरी डालते हो नॉन मॉनेटरी आइटम। तो मॉनेटरी आइटम को कन्वर्ट करने के लिए आप क्लोजिंग रेट अप्लाई करना है। लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर को जो आपका क्लोजिंग रेट था, ठीक है, उसको अप्लाई करना है। लेकिन अगर क्लोजिंग रेट रीजनेबल एक्यूरेसी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, क्योंकि उस FCMI यानी कि जो भी आपका फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है, ठीक है, उससे जो भी रिलाइज या डिसबर्स्ड होने वाला पैसा है उसके रिमिटेंस पर रेस्ट्रिक्शन है, मतलब आपका क्लोजिंग रेट को रिलास्टिक नहीं माना जाएगा। अगर मान लो कि उस कंट्री ने या फिर किसी भी वजह से रेस्ट्रिक्शन डाल के रखा है रिमिटेंस पर, तो उस सिचुएशन में आप क्लोजिंग रेट नहीं ले सकते हो लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो उस वजह से आप लास्ट डे ऑफ द क्लोजिंग रेट का जो फिगर नहीं ले सकते हो, मतलब वो पॉसिबल नहीं है। तो उस रेट पर आपको फॉरेन एक्सचेंज को, उस रेट का आपको एक्सचेंज रेट लेना है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप जो होगा, तो यहाँ पर आपका जो मॉनेटरी आइटम का सवाल आता है। मॉनेटरी आइटम में हम लोगों ने देखा कि फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम को हम लोगों को क्लोजिंग रेट को अप्लाई करते हुए रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर क्लोजिंग रेट को अप्लाई करना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि जिस कंट्री का हम लोग क्लोजिंग रेट लेने के लिए जा रहे हैं वो रिम्बर्समेंट अलाउ नहीं करता है, या फिर अदरवाइज किसी कारण से प्रैक्टिकल नहीं है क्लोजिंग रेट में, तो जितना हम लोगों को लाइकली टू बी अराइज, मतलब लाइकली टू बी आपका इतना है कि डिसबर्स करना है इतना पैसा आपको, या फिर इतना पैसा फाइनली आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा, या इतना पैसा फाइनली रियलाइज होगा। ठीक है, वो आपको जानना है सबसे पहले, चाहे वो किसी भी फॉर्म में रियलाइज होगा। ठीक है, अगर मान लो कि आपने फेमा वगैरह सब में भी पढ़ा होगा कि रेस्ट्रिक्शन रहता है कहीं कहीं पर, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग? तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका लाइकली टू बी डिसबर्स्ड है या फिर लाइकली टू बी रियलाइज्ड है, ठीक है, जो भी आपका एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है अकॉर्डिंगली उसको डायरेक्ट ले लेना है, उसी पैसे को हम लोगों को रिपोर्ट करना है। और उसके बाद दूसरे प्रकार का हमारा आ गया नॉन मॉनेटरी आइटम। तो नॉन मॉनेटरी आइटम का जहाँ तक सवाल है, वहाँ पर फॉरेन करेंसी को आप क्या करोगे, एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन में ही आपको कन्वर्ट करना है। एक्सचेंज रेट जिस दिन का ट्रांजैक्शन का डेट है उसी दिन के रेट को आपको लेना है।
ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में आप जो लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर को कन्वर्ट करोगे तो एक्सचेंज डिफरेंस तो आएगा ही। जब एक्सचेंज डिफरेंस आएगा तो उस एक्सचेंज डिफरेंस का ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे, तो जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, ठीक है, चाहे वो गेन होगा या लॉस होगा लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर को, उसको इनकम या एक्सपेंस की तरह रिकॉग्नाइज किया जाएगा उस प्रीवियस ईयर के, ठीक है, मॉनेटरी आइटम के रिस्पेक्ट में। एक्सचेंज डिफरेंस जो आपका सेटलमेंट या कन्वर्जन के कारण और नॉन मॉनेटरी आइटम में जो भी कन्वर्जन के कारण आता है, उन सब केस में आपका जो होगा ट्रीटमेंट एक ही जैसा होगा, चाहे वो मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो, आपको इनकम या एक्सपेंडिचर बोलकर रिकॉग्नाइज करना है। अब यहाँ पर हम लोग एक्सेप्शन की चर्चा करते हैं, क्योंकि ICDS जो होता है, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड जो होता है, वो एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता है। इसीलिए सेक्शन नंबर 43A रीड विथ रूल नंबर 115 ऑफ इनकम टैक्स रूल का सब्जेक्ट होगा ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। अब ये सेक्शन नंबर 43A क्या होता है, मान लो कि आपने विदेश से एसेट्स खरीदा है और कॉन्ट्रैक्ट आपका एसेट्स का खरीदने का या पेमेंट करने का जो है वो फॉरेन करेंसी में है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके फॉरेन करेंसी में फ्लैक्चुएशन के कारण आपके कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर आपकी लायबिलिटीज़ में यानी कि आपके ऑब्लिगेशन में कोई अंतर आता है, फॉरेन करेंसी फ्लैक्चुएशन के कारण उस एसेट्स को आपने कहाँ से खरीदा है, विदेश से खरीदा है, और जब विदेश से एसेट्स को आपने खरीदा है तो आपको आपकी जो ऑब्लिगेशन बनती है पेमेंट करने की, ठीक है, वो भी विदेश के संदर्भ में ही बनती है, फॉरेन एक्सचेंज में। और फॉरेन आपने आपके कॉन्ट्रैक्ट में जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपने कोई भी संपत्ति को खरीदी है फॉरेन से, ठीक है, तो उसमें पेमेंट जो है आपका सब्जेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन होगा, जिसकी वजह से आपका ऑब्लिगेशन बढ़ते घटते रहता है, तो उसको सेक्शन 43A रीड विथ रूल 115 डील करता है। तो ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन जो होगा, जहां पर इस सिचुएशन में आएगा, यहाँ पर इस सिचुएशन में कब आएगा, तो मॉनेटरी एसेट्स तो हम लोगों ने देखा था, मॉनेटरी आइटम और नॉन मॉनेटरी आइटम, इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो नॉन मॉनेटरी आइटम था उसके संदर्भ में यहाँ पर एक्सेप्शन जो है डायरेक्टली अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट देखा। अब हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन की बात करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में ही देखा था, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन दो पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है फॉरेन ऑपरेशन को, और उसके बाद क्लासिफिकेशन में चेंज हो गया, मतलब इंटीग्रल बेटा नॉन इंटीग्रल बन गया और नॉन इंटीग्रल वाला इंटीग्रल बन गया। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे कैसे डील करेंगे उसके बारे में ये ICDS बताता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन के बारे में। जो भी एंटिटी जो भी आपकी एंटिटी है, वो आपकी अगर एंटिटी फॉरेन ऑपरेशन करती है, ठीक है, तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसके फाइनेंशियल स्टेट को रिपोर्टिंग करेंसी में रिपोर्ट करने से पहले आपको डिसाइड या क्लासीफाई करना पड़ेगा कि वो फॉरेन ऑपरेशन उस एंटिटी का इंटीग्रल एक्टिविटी है या फिर नॉन इंटीग्रल एक्टिविटी है। मतलब आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा, और क्लासीफाई करने से पहले आपको दो फैक्टर देखना होगा कि किस तरीके से फाइनेंस होता है वो ब्रांच ऑफिस या एजेंसी या अदरवाइज कोई प्लेस है, ठीक है, और किस मैनर में ऑपरेट होता है। मतलब आपका जो विदेशी ब्रांच ऑफिस या एजेंसी है वो किस तरह से फाइनेंस है और किस मैनर में ऑपरेट करता है वो एंटिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इंटीग्रल या फिर नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन बोल के क्लासीफाई करने से पहले डिसाइड करनी पड़ेगी। ICDS में इंडिकेशन बताते हैं कि कैसे किसी ऑपरेशन को नॉन इंटीग्रल कहा जा सकता है, आपको इंडिकेशन बताया गया है, ठीक है। नॉन इंटीग्रल कैसे सिचुएशन में कहा जा सकता है, और इंटीग्रल का मतलब ही हम लोगों ने देखा कि जो नॉन इंटीग्रल नहीं है वो इंटीग्रल हो जाएगा। तो नॉन इंटीग्रल कब कहा जा सकता है, तो ICDS में इंडिकेशन बताए गए हैं कि कैसे किसी ऑपरेशन को आप नॉन इंटीग्रल कह सकते हो। मतलब जो लिस्ट दिए गए हैं उनमें से कोई भी इंडिकेशन काफ़ी हैं आपके फॉरेन ऑपरेशन को नॉन इंटीग्रल प्रूव होने के लिए। अब ये लिस्ट में क्या क्या दिया हुआ है, इस लिस्ट में बहुत सारे आइटम दिए हुए हैं, A से लेकर H तक के आइटम दिए हुए हैं। अब ये A से लेकर H तक के आइटम क्या क्या हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला हम लोग देखते हैं कि पहला इंडिकेशन क्या है कि हेड ऑफिस जो होता है वो अपने फॉरेन ब्रांच पर कंट्रोल रखता है हर एक ऑपरेशन के लिए। हेड ऑफिस जो होता है वो अपने फॉरेन ब्रांच ऑफिस एजेंसी या जो भी है उस पर अपना जो है कंट्रोल रखता है हर एक ऑपरेशन के लिए। तो फॉरेन ऑपरेशन की ऑटोनॉमी या कंट्रोल जो होता है वो सिग्निफिकेंटली पर्सन के पास है, मतलब इंडिया में जो पर्सन है उसके पास है, ठीक है। यानी कि मान लो कि इंडिया में हेड ऑफिस है, ठीक है, तो पहला इंडिकेशन ये है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर फॉरेन ऑपरेशन नॉन इंटीग्रल कहलाएगा। दूसरा इंडिकेशन के लिए आपको बताया गया है कि किसी पर्सन के साथ किया गया ट्रांजैक्शन या फॉरेन एक्टिविटी का मतलब
किसी पर्सन के साथ आप जो ट्रांजेक्शन करते हो विदेश में, ठीक है, वो आपकी एक्टिविटी का हाई प्रोपोर्शन नहीं है, मतलब सब्सटैंशियल पोर्शन नहीं है, तो ये इंडिकेशन है कि नॉन इंटीग्रल उस ट्रांजेक्शन को आप बोलोगे। तीसरी बात हम लोगों को बताता है कि फॉरेन ऑपरेशन की एक्टिविटी का जो अपना खुद का प्रोपोर्शन है या लोकल बोरिंग जो है उससे फाइनेंस किया गया है, मतलब खुद पैसा लगाया गया है फॉरेन ऑपरेशन की उस पार्टिकुलर एक्टिविटी का, या फिर लोकल बोरिंग से आपने फाइनेंस करके दिया है, मतलब भारत से पैसा भेजा है, वहाँ पे नहीं बोला है ब्रांच ऑफिस को कि भैया वहाँ से बोरो कर लो तुम, ठीक है, आपने इधर से पैसा भेजा है, तो उस सिचुएशन में वो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन कहलाएगा। तीसरा इंडिकेशन हमें ये बताता है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन कहलाने के लिए चौथा इंडिकेशन हमारा क्या बोलता है कि जो भी फॉरेन ऑपरेशन जो होते हैं आपके, उसमें जो प्रोडक्ट एंड सर्विस के रिस्पेक्ट में लेबर, मटेरियल या ऐसे खर्चे जो होंगे वो आप लोकल करेंसी में पे या सेटल करते हो। मतलब जो फॉरेन ऑपरेशन प्रोडक्ट और सर्विस है आपका, उसमें जो प्रोडक्ट और सर्विस में जो लेबर, मटेरियल या इस तरह के कोई खर्चे लगे हैं, ठीक है, या जनरली प्राइम कॉस्ट, तो वो प्राइम कॉस्ट को आप क्या करते हो, इंडियन करेंसी में या लोकल करेंसी में पेमेंट करते हो, तो इसका मतलब वो ऑपरेशन नॉन इंटीग्रल कहलाएगा। उसके बाद ई नंबर पॉइंट हमारा क्या बोलता है, ई नंबर पॉइंट बोलता है कि फॉरेन ऑपरेशन में जो भी सेल्स होता है वो अदर दैन इंडियन करेंसी में आप मेनली करते हो, ठीक है, अदर दैन इंडियन करेंसी में आप मेनली करते हो। फॉरेन ऑपरेशन में जो भी सेल होता है, मतलब आप विदेश में ही आप अपना एक तरह से एक्सपोर्ट कर रहे हो। एफ नंबर पॉइंट हमारा क्या बोलता है कि कैश फ्लो किसी भी एक्टिविटीज़ का जो है वो इंसुलेटेड है, किस चीज़ से, फॉरेन ऑपरेशन की डे टू डे एक्टिविटी से। मतलब हमारे यहाँ कैश फ्लो होता है, आप जो डे टू डे ऑपरेशन करते हो फॉरेन में, इससे हमारे इधर भी कैश फ्लो हो रहा है, उसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये जो है आपका, इसका मतलब वो ऑपरेशन नॉन इंटीग्रल है। उसके बाद जी नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं, जो भी सेल्स प्राइस होता है फॉरेन ऑपरेशन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, प्रोडक्ट एंड सर्विस के रिस्पेक्ट में, वो क्या होता है, वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिव नहीं है एक्सचेंज रेट का। मतलब आपने पढ़ा होगा एसएफएम में, हमारा पॉइंट नंबर जी क्या है, पॉइंट नंबर जी में मैं आपको एसएफएम की याद दिलाना देना चाहूँगा। पॉइंट नंबर जी में आपने पढ़ा होगा बीटा के बारे में। बीटा क्या इंडिकेट करता था, बीटा इंडिकेट करता था सेंसिटिविटी ऑफ मार्केट इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ द शेयर, ठीक है, तो आप सेंसिटिविटी को इंडिकेट करने के लिए आप बीटा यूज़ करते थे। मतलब यहाँ पर भी आप एक तरह से बीटा का हम लोग एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं कि जो भी आपका फॉरेन एक्सचेंज में प्रोडक्ट और सर्विस है, ठीक है, वो फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन में आपका जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है, जो फॉरेन ब्रांच में आप प्रोडक्ट देते हो या सर्विस प्रोवाइड करते हो, उसका जो चार्ज आप करते हो वो अगर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिव है, मतलब प्राइमरी रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, अपने एक्सचेंज रेट से, मतलब भारत से उसका फ़र्क पड़ जाता है इफेक्ट, तो इसका मतलब क्या कि वो ऑपरेशन क्या होगा, आपका नॉन इंटीग्रल कहलाएगा, ठीक है। मतलब लोकल जो भी आपका गवर्नमेंट है उसके रेगुलेशन का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सेल्स प्राइस पे, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके सेल्स प्राइस पे। जी नंबर पॉइंट का मतलब ये हुआ। एच नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं, जो भी एक्टिविटी जो होता है वो लोकल सेल्स के मार्केट में आप कर सकते हो, वो फॉरेन ऑपरेशन वाले प्रोडक्ट एंड सर्विस को आप जो हैं वो सेम टू सेम लगभग जैसा प्रोवाइड करते हो। सॉरी, नॉन इंटीग्रल का यहाँ पर जो हम लोग इंडिकेशन देख रहे हैं उसमें एफ नंबर पॉइंट हमें बोलता है कि आप जो भी फॉरेन ऑपरेशन का प्रोडक्ट और सर्विस देते हो, ठीक है, उसका भले ही आप ज़्यादातर प्रोडक्ट और सर्विस को एक्सपोर्ट कर देते हो, उसके बावजूद भी आपका एक्टिव लोकल सेल्स मार्केट है। अगर आपका एक्टिव लोकल सेल्स मार्केट है उस प्रोडक्ट और सर्विस के रिस्पेक्ट में, तो आपका ऑपरेशन नॉन इंटीग्रल का इंडिकेशन देता है। तो ये ए से लेकर एच तक के पॉइंट बताए गए हैं, जिसमें इंडिकेशन बताए गए हैं आईसीडीएस में कि कौन कौन से ऐसे इंडिकेशन है जिससे आप किसी ऑपरेशन को नॉन इंटीग्रल कह सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के बारे में। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन क्या होता है? इंटीग्रल ऑपरेशन फाइनेंशियल जो नॉन इंटीग्रल नहीं होता उसको आप इंटीग्रल बोलते हो, ठीक है। तो जो भी फाइनेंस यहाँ पर आप बोलते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सारे के सारे प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर को अप्लाई करना है 3 से लेकर 6 वाले पैराग्राफ के। 3 से लेकर 6 वाले पैराग्राफ हमारा क्या था? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन वाला था, जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन, कन्वर्जन एट लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस और एक्सेप्शन हम लोगों ने सेक्शन नंबर 43A रीड विथ रूल नंबर वहाँ पर 115 जो हम लोगों ने देखा था, उसके हिसाब से आपको डील करना है। किसको डील करना है? तो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन को। और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का हम लोगों को इंडिकेशन बताया गया है, और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का ए से लेकर एच तक जो आपका जो है वो यहाँ पर बताया गया है। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन को ट्रांसलेट करने के लिए आप जो होते हैं वो सारे के सारे प्रिंसिपल फॉलो करोगे
अब इसकी तो हम लोगों ने देख ली कि इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन जो होगा उसको हम लोग इस हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। लेकिन जब सवाल आता है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग पारा 9 के प्रोविजन को फॉलो करेंगे। पारा 9 के प्रोविजन को हम लोग फॉलो करेंगे। पारा 9 का प्रोविजन क्या बोलता है, इसमें 3 बातें बताई गई है पारा 9 के प्रोविजन में। मॉनेटरी हो या फिर नॉन मॉनेटरी आइटम, दोनों के केस में आपको क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करना है। मॉनेटरी हो या फिर नॉन मॉनेटरी आइटम, दोनों के केस में आपको क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करना है। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे हम लोग मॉनेटरी रेट को और नॉन मॉनेटरी रेट को अलग अलग यहाँ पर रेट लेते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों के केस में बोलता है कि क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करना है। दूसरा, जो भी आपका इनकम या मतलब आपका एक्सपेंस हो, मतलब जो भी आपका ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, जो भी ट्रांसलेशन से रिलेटेड इनकम या एक्सपेंस के जो आइटम होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ठीक है, उसको उस डेट का एक्सचेंज रेट से ट्रांसलेट करना है। तो मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी आइटम जो भी आपका बैलेंस शीट का आइटम हो गया, ठीक है, उसको क्लोजिंग रेट से कर दिया। लेकिन जो भी पीएल का आइटम हो गया, इनकम एक्सपेंस बोलकर, ठीक है, इनकम का आइटम हो या एक्सपेंस का आइटम हो, उसको जिस दिन इनकम या एक्सपेंस होता है उस दिन का जो रेट होगा उस दिन के रेट के एक्सचेंज रेट से ट्रांसलेट करना है। और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि प्रीवियस ईयर एंड को सारे एक्सचेंज डिफरेंस को आपको इनकम या एक्सपेंस की तरह रिकॉग्नाइज करना है। जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आपका आया, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी का जो ट्रीटमेंट आपने क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करके किया, या इनकम या एक्सपेंडिचर का आइटम जो होता है पीएल का, उसको आपने डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के हिसाब से किया। या फिर तीसरा, इन दोनों के कारण जो डिफरेंस आता है उसमें तीसरा पॉइंट बताता है कि प्रीवियस ईयर एंड के जितने भी एक्सचेंज डिफरेंस होंगे उसके एक्सचेंज डिफरेंस को आपको जो भी गेन होगा उसको इनकम बोलकर और जो भी लॉस होगा एक्सचेंज डिफरेंस का उसको एक्सपेंस बोलकर रिकॉग्नाइज करना है। ये 3 बातें बताता है। और नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन जो होगा ये सब्जेक्ट टू सेक्शन 43A रीड विथ रूल 115, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट होगा सेक्शन 43A रीड विथ रूल 115। यहाँ पर भी हम लोगों ने यहाँ पर सेम चीज़ें देखा था। ये भी सारे के सारे जो मॉनेटरी आइटम के नॉन मॉनेटरी आइटम के रिस्पेक्ट में जो एसेट्स होते हैं उसके रिस्पेक्ट में जो सेक्शन नंबर 43A का हम लोगों ने कंडीशन यहाँ पर देखा था, वही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगा। चेंज इन द नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन हो या फिर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन हो, सेक्शन 43A रीड विथ रूल नंबर 115, इसका कंडीशन दोनों केस में हो जाएगा कुल मिलाकर अगर देखा जाए। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर क्लासिफिकेशन चेंज हो जाता है तो क्या करेंगे। चेंज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे जब फॉरेन ऑपरेशन के क्लासिफिकेशन इस इंडिकेशन की वजह से चेंज हो जाते हैं। फॉरेन ऑपरेशन के क्लासिफिकेशन क्यों चेंज होते हैं, क्योंकि इंडिकेशन जो होता है स्पेसिफाइड किया गया है ए से लेकर एच तक, ठीक है। पैराग्राफ नंबर कौन सा है, ये पैराग्राफ नंबर 7 का 2, ठीक है। उसमें जो इंडिकेशन बताया गया है उसकी वजह से अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चेंज होगा, हम लोगों को अब क्लासिफिकेशन चेंज करने का वक्त आ गया है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है। उस सिचुएशन में आपको रिवाइज क्लासिफिकेशन पर ट्रांसलेशन प्रोसीजर जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको रिवाइज क्लासिफिकेशन पर ट्रांजेक्शन प्रोविजन अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर जो होता है जनरली हम लोग आपके पास जब तक इफेक्टिव एविडेंस नहीं है कि आपको ट्रांसलेट करने का वक्त आ गया है तब तक कन्वर्ट करने का वक्त आ गया है इंटीग्रल को नॉन इंटीग्रल में या फिर नॉन इंटीग्रल को इंटीग्रल में, जब तक आपके पास सफिशिएंट और रिलायबल इफेक्टिव एविडेंस नहीं है तब तक आप कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को फॉलो करोगे और एक बार जो क्लासीफाई कर दिया बस उसी के हिसाब से आप चलते चले जाओगे, उसी के हिसाब से आप बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा कंडीशन होता है। अब हम लोग देखते हैं इस जो आपका यहाँ पर हम लोगों ने ICDS में फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो हमारा तीसरा मैटर है स्कोप में, हमारे डील करने का जो तीसरा मैटर है स्कोप में, ठीक है, इस ICDS से रिलेटेड उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि उसका कैसे कैसे डीलिंग और कैसे कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहले मतलब देखा था। उसका मतलब क्या था कि अगर एग्रीड नंबर ऑफ यूनिट को आप किसी स्पेसिफाइड डेट पर, ठीक है, किसी फ्यूचर के एग्रीड या स्पेसिफाइड डेट पर आपको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो किस रेट से हमें कन्वर्ट करके दोगे, उसके लिए आप एक कॉन्ट्रैक्ट
करके लेते हो फ्यूचर डेट पे, किस रेट से आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, एक्सचेंज रेट को, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ यूनिट यानी कि एग्रीड नंबर ऑफ यूनिट, तो उसको हम लोग, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के इंसेप्शन पर ही आप प्रीमियम या डिस्काउंट का पता लगा सकते हो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट से क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट के इंसेप्शन पे ही पता लगा सकते हो, क्योंकि फॉरवर्ड रेट तो ऑलरेडी फिक्स करके रखा हुआ है। अब ICDS का पारा 11 इसी कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में डील करता है। ये ICDS का पारा 11 जो होता है वो इसी कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में डील करता है। कोई भी प्रीमियम या डिस्काउंट जो कॉन्ट्रैक्ट के इंसेप्शन का, जिससे आप एक्सपेंस और इनकम का पता लगा सकते हो कि क्या आपको फाइनली इंसेप्शन पर ही आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉफिट होने वाला है, यानी कि क्या प्रीमियम है और क्या डिस्काउंट है, तो उसको एक्सपेंस और इनकम बोलकर ओवर द लाइफ आपको एमोटाइज करना है। ठीक है, जितने पीरियड का के लिए कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है, ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ आपको एमोटाइज करना है। ठीक है, एट ए टाइम एमोटाइज नहीं करना है, जितने पीरियड का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उस हिसाब से आपको एमोटाइज करना है। अगर यहाँ पर प्रीवियस ईयर में एक्सचेंज फ्लक्चुएशन होने के कारण एक्सचेंज डिफरेंस को आपको इनकम या रिकॉग्नाइज आपने किया है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में आप यहाँ पर बोल सकते हो कि जो भी एक्सपेंस या इनकम हमने रिकॉग्नाइज किया है वो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमने रिकॉग्नाइज किया है, और कितना किया है उसको डिस्क्लोजर में आपको बताना पड़ेगा। तो अब फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि आप कॉन्ट्रैक्ट के इंसेप्शन पर ही डिटरमाइन कर लो कि आपको फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है इस कॉन्ट्रैक्ट से, और उसको आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉग्नाइज करो जितने पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। उसके बाद दूसरी बात हमें बताई गई है कि हर एक प्रीवियस ईयर के अंत में आप वापस से रिवाइज करो, यानी कि वापस से आप कैलकुलेट करो कि आपका गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, एक्सचेंज डिफरेंस के हिसाब से रिपोर्टिंग करेंसी में अगर आपका गेन या लॉस हो रहा है तो उसको उसी हिसाब से इनकम या एक्सपेंस बोल के आप रिकॉग्नाइज करो। ठीक है, उसके बाद आपने एसएफएम में पढ़ा होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, वहाँ पर आपने देखा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिलेशन किया जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने का भी कंसेप्ट आता है। अब कैंसिलेशन या रिन्यू करने के कारण आपको जो भी लॉस या गेन होता है उसको भी इनकम या एक्सपेंस बोल के आपको रिकॉग्नाइज करना है। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिलेशन या फिर रिन्यू जिस पीरियड में किया है उसी पीरियड में आपको, उसी प्रीवियस ईयर में आपको इनकम या एक्सपेंस बोलकर रिकॉग्नाइज करना है। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है। तीन ट्रीटमेंट होता है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में। पहले तो इंसेप्शन पे ही आप गेन या लॉस को निकालो और उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनकम या एक्सपेंस बोल के रिकॉग्नाइज करो। दूसरा हमारा होता है कि हर एक प्रीवियस ईयर के अंत में आप यहाँ पर एक्सचेंज डिफरेंस के कारण जो आपको गेन या लॉस हुआ है उसको वापस से कैलकुलेट करो और अकॉर्डिंगली इनकम या एक्सपेंस बोल के रिकॉग्नाइज करो। और तीसरी बात हमें बताती है कि यहाँ पर आपका जो आपने अगर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया है या रिन्यू किया है जिसके कारण आपको लॉस या गेन हुआ है तो उसको भी इनकम एक्सपेंस बोलकर रिकॉग्नाइज करो। ठीक है, अब ये जो तीन ट्रीटमेंट हम लोगों ने देखे तीन अलग अलग सिचुएशन के, ये सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशंस होते हैं। अब ये कौन कौन से कंडीशंस होते हैं, तो ये सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशन होते हैं। जैसे यहाँ पर इंटीग्रल हो या नॉन इंटीग्रल, हम लोगों ने सेक्शन 43A रीड विथ रूल 115 उसका जो सब्जेक्ट देखा था, वैसे यहाँ पर भी सब्जेक्टेड होता है, लेकिन अदर कुछ 3 पॉइंट बताए गए हैं उसके बारे में। पहला क्या कंडीशन है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको जो है ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन पर्पस के लिए आपने वो कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड एक्सचेंज का नहीं किया होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट डेट का जो आपका रिपोर्टिंग या सेटलमेंट अमाउंट आप फिक्स करने के लिए जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो एग्रीमेंट के हिसाब से होना चाहिए। जो भी सेटलमेंट के लिए आपने रिपोर्टिंग या फिर सेटलमेंट अमाउंट फिक्स किया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही होना चाहिए, बिना कॉन्ट्रैक्ट का नहीं होना चाहिए। और तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो फॉरेन करेंसी रिस्क से हेजिंग करने के लिए या फिर हाईली प्रोबेबल और अनसर्टेन ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में ना किया गया हो। मतलब आप रिस्क से हेजिंग करने के लिए या फिर आपका हाईली प्रोबेबल यानी कि अनसर्टेन ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में नहीं किया गया हो। ये सारी चीज़ें आपको कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त 3 कंडीशन का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सारे आपको सेटलमेंट करने के लिए आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके वक्त इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। ये सब्जेक्टिव 3 कंडीशन होते हैं। उसके बाद जैसा कि हर जगह बताया गया है ट्रांजिशनल प्रोविजन और डिस्क्लोजर वो इसी तरह होगा, जस्ट इसको आप रीड कर लो थोड़ा सा। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है आपका इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंसेप्ट पे पूरी तरह से आधारित है और टैक्स पढ़ाते पढ़ाते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आइडिया नहीं मतलब दिमाग में एट ए टाइम रहता है, तो थोड़ा सा इसमें
कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिसको अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हाल में ही पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जस्ट आप इसको रीड कर लो। ये सब एरिया जो है, ये टेक्स्ट वगैरह सब जो है वो डायरेक्ट टैक्स के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि इतने एग्जाम में मार्क्स में पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब अकाउंटिंग का कंसेप्ट है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे सिलेबस का एक हिस्सा है और खासकर अमेंडमेंट्स है, इसकी वजह से हमको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखनी होगी।